चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है उसमें जो केंद्रीय जो समितियाँ बनाई गई थी, काफ़ी जो नेशनल लेवल की समितियाँ हैं जिनके द्वारा पंचायत संस्थाओं को काफ़ी सुदृढ़ता प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो उन समितियों के बारे में अपन पढ़ेंगे, किस समिति ने क्या रिकमेंडेशन दिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा इसके अंदर और जो अन्य डाटा है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उनको भी याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं पंचायत राज से संबंधित प्रमुख समितियाँ। तो देखो, सत्ता के विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वराज शासन का ऐतिहासिक विकास किस तरह से होता है उसके अंदर बात करते हैं। तो भारत में क्या होता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वराज शासन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूत करने के लिए स्वतंत्रता के बाद कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया जाता है। इन्हीं समितियों की क्रमिक सिफारिशों से ने वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 की मजबूत, जो संविधान का भाग 9 है उसकी मजबूत नींव रखी। नीचे राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समितियों और राजस्थान राज्य जहां देश में पहले पंचायती राज अपनाया गया कि महत्वपूर्ण समितियों का विस्तार वर्णन है। जो पहली समिति आती है वो बलवंतराव मेहता समिति आती है। ये 3 स्तर की सिफारिश करती है। कितने स्तर की सिफारिश करती है? 3 स्तर की सिफारिश करती है। बलवंत राय जो मेहता समिति है इसका गठन किया जाता है जनवरी 1957 के अंदर, और जो रिपोर्ट आती है वो नवंबर 1957 के अंदर। ये डाटा ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कि बलवंत राव मेहता समिति की गठन कब किया गया था? 1957 के अंदर। तो बलवंत राव मेहता, ठीक है, 1957, ठीक है ना। तो बलवंत, तो बल क्या होता है? काफ़ी ताकतवर होता है। जैसे जो बलवंत और राय और मेहता समिति, ठीक है। तो क्या होता है? बल कितना होता है? 7 आदमी में बल होता है, तो इसे याद रखिए। और राय का मतलब क्या होता है? अगर आपकी कोई कानून या विवाद हो जाता है तो 7 आदमी की राय लोगे तो सही रहेगा। तो बलवंत राय मेहता समिति, तो 7 से याद रखना 1957, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी मुख्य सिफारिशें इनमें से क्या है, क्वेश्चन आता है। तो ये 3 स्तर की बात करता है, 3 स्तर, ठीक है। पंचायत है सबसे पहले, तो आ जाते हैं जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, और नीचे ग्राम पंचायत की बात करता है, ठीक है। तो इस समिति को भारतीय संविधान में पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है, मेजर चीज। इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को क्या कर दिया? सलाहकारी या पर्यवेक्षक निकाय बनाने की सिफारिश करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये बलवंत राय जो मेहता समिति है ना, ये हमेशा पंचायत समिति, जो मिडिल जो खंड है ना, जो खंड स्तर जहाँ पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, उसको कार्यकारी निकाय मतलब मुख्य निकाय बनाने की बात करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति ज़्यादातर किसकी सिफारिश करती है? किसको मजबूत बनाया जाए? पंचायत समिति को मजबूत बनाया जाए। और जो जिला परिषद उसको सलाहकारी या पर्यवेक्षक निकाय के रूप में रखा जाए। इसके अलावा मेजर जो चीज़ें हैं वो क्या करता है कि मध्यम खंड को सर्वाधिक शक्ति देने की सिफारिश ये करता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो समिति बनाई गई थी योजना आयोग के द्वारा गठित की गई थी। और क्यों गठित की गई थी? क्योंकि ये 2 कार्यक्रम चलाए गए थे, ठीक है ना। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 के अंदर चलाया गया था, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, जो 2 कार्यक्रम थे, इनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा था। तो इनका क्रियान्वयन क्यों नहीं सही तरीके से हुआ, इसका मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति गठित की जाती है। और ये मेहता समिति क्या करती है? पंचायती राज संस्थाओं को स्थापना के बारे में सिफारिश करती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जनवरी 1957, फिर नवंबर 1957 में रिपोर्ट, ठीक है। 3 स्तर के ऊपर क्या होगा? पंचायत संस्थाओं का निर्माण होगा, ठीक है। और जो और पंचायत समिति खंड को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया गया है। अब जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है ना, उसमें ये कहा गया है कि जो ग्राम पंचायत होगी उसके अंदर 1000 जनसंख्या के ऊपर 10 से 20 वार्ड होंगे। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बनाई जाएगी, वो 5000 की जनसंख्या पर 10 से 25 वार्ड होंगे। और जिला स्तर होगा ना, 50,000 की जनसंख्या पर 10 से 35 वार्ड होंगे, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, ठीक है। मध्यम खंड को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया गया, 3 स्तर की बात की गई, ठीक है। हाँ, योजना आयोग द्वारा गठित की गई थी। अब आगे आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो बात होती है, अशोक मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1970 में किया गया था। सितंबर 1977 के अंदर इसका गठन किया जाता है, ठीक है। और 1978 में इसकी रिपोर्ट आती है। कब आती है इसकी रिपोर्ट? 1978 में आती है। सितंबर 1977 में तो गठन हो गया, 1978 में रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब देखो, अशोक मेहता समिति क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ 2 स्तर की बात करता है। कितने स्तर की बात करता है? 2 स्तर की बात करता है। तो जिला स्तर और पंचायत समिति, ये ग्राम पंचायत स्तर को तो हटाने की बात कहता है कि सब 2 स्तर पर ही स्थानीय शासन की इकाइयाँ होनी चाहिए, ठीक है। एक तो खंड स्तर पे, एक जिला स्तर पे। जिला स्तर पे जिला परिषद, खंड स्तर पे पंचायत समिति। जबकि बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तर की बात करता है, ठीक है ना। तो अशोक मेहता समिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित एक समिति ने पंचायत राज के पतन को रोकने के लिए 132 सिफारिशें की थी। पहली चीज, त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान में द्विस्तरीय व्यवस्था मतलब जिला परिषद और मंडल पंचायत का सुझाव देता है ये। और पंचायत चुनाव में सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी की वकालत करता है, और अपने कार्यकाल से पहले पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की सिफारिश करता है, ठीक है ना। अब देखो साहब,
इसमें क्या होता है, यही कहता है कि अशोक मेहता समिति मुख्यतः 3 चीज़ों के लिए जानी जाती है। सबसे पहली चीज़ तो आएगी द्विस्तरीय व्यवस्था, पहली चीज़। दूसरी आ जाएगी राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, अगर पंचायत का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने भीतर आप चुनाव करवाओ, ठीक है। और एक चीज़ इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण थी, है ना, वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने तो पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय बनाया था यहाँ पर, बलवंत राय मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति कहती है जो आप कार्यकारी जो निकाय बनाए जाए ना, ठीक है ना, वो बनाया जाए जिला को, जिला परिषद को बनाया जाए। तो विकेंद्रीकरण का पहला जो बिंदु है ना, वो जिला होना चाहिए। अब देखो, इन्होंने और भी रिकमेंडेशन दिए हैं, जैसे ये जो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है कि 1959 से 1959 से लेकर 1969 तक का जो कार्यकाल है पंचायती राज का उत्थान का कार्यकाल है। और इन्होंने न्याय पंचायतों का गठन, जो न्याय पंचायतें उनका गठन की बात कही, करारोपण की शक्ति न्याय पंचायतों को देनी चाहिए, ठीक है ना, ये इन्होंने काफ़ी कहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। तो अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय व्यवस्था, राजनीतिक दलों की भागीदारी, 6 महीने के भीतर चुनाव, इसके अलावा 4 वर्ष का कार्यकाल, इसके अलावा न्याय पंचायतों का गठन, करारोपण की शक्ति, विकेंद्रीकरण का जो पहला बिंदु है वो जिला होना चाहिए। अब इस टाइम पे कौन था साहब, इस टाइम पे मोरारजी देसाई कौन थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और जबकि जो बलवंत राय मेहता समिति जो रिपोर्ट है, तो उस टाइम तो जवाहरलाल नेहरू थे, अभी कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, ये आरक्षण की भी बात करता है, अशोक मेहता समिति आरक्षण की बात करता है, लेकिन ये SC ST आरक्षण की बात करता है, ये OBC और महिला आरक्षण की बात को नहीं करता है। OBC और महिला आरक्षण की जो बात करती है वो GV राव समिति जो बनी थी, वो 1985 में बनी थी, वो करती है। आरक्षण की तो बात करता है ये अशोक मेहता समिति, भाई आरक्षण तो देना चाहिए पंचायती राज निकाय के अंदर चुनाव के अंदर, लेकिन OBC और महिला आरक्षण की तो बात ये नहीं करता है। OBC महिला आरक्षण की बात करती है, SC ST आरक्षण को जनसंख्या के अनुपात के साथ अंदर क्या देना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए, ये बात इसने कही है, ठीक है। तो नोट कर लिया, अशोक मेहता समिति मतलब द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। 6 माह के अंदर चुनाव करने पड़ेंगे भंग होने के बाद, 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात के अंदर, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति की बात हो गई हमारे, ठीक है ना। तो इसमें मेजर चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मेजर डिफरेंस क्या है, ये 2 स्तर की बात करता है और OBC और महिला आरक्षण की बात नहीं करता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये क्या करता है, विकेंद्रीकरण का जो पहला बिंदु है जिले को मानता है। चलिए सिर्फ अब इसके बाद आती है 1985 के अंदर। 1985 के अंदर एक समिति बनाई जाती है, GV राव समिति, इसको गौरव वेंकट कृष्ण राव समिति बोला जाता है। GV राव का पूरा नाम क्या था, गौरव वेंकट कृष्ण राव समिति, ये ठीक है ना। अब ये भी योजना आयोग के द्वारा बनाई गई थी, और ये क्या है, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। समिति ने ये पाया, जब इसने रिसर्च की, समिति ने ये पाया कि विकास प्रक्रिया में पंचायतों में ज़्यादा नौकरशाही हावी हो गई है, जिसे उन्होंने बिना जड़ की घास, ग्रास विदाउट रूट्स कहा है, ठीक है ना। मतलब जो पंचायती राज जो व्यवस्था है, उसका मूल उद्देश्य ये था कि विकेंद्रीकरण किया जाए, शक्तियों का प्रत्यारोजन, डेलीगेशन किया जाए, लेकिन इसका उल्टा हुआ। पंचायती जो संस्थाएं हैं वो एक तरीके से नौकरशाही के अंदर फंस गई, और जो स्थानीय सहभागिता होनी चाहिए थी पंचायती राज संस्थाओं के अंदर, वो विलुप्त हो गई। इस वजह से GV राव समिति, जो गौरव वेंकट कृष्ण राव समिति 1985 में बनी थी, उन्होंने कहा कि ये बिना जड़ की घास है, ठीक है ना, ग्रास विदाउट रूट भी कहा जाता है इसको। और जो GV राव समिति, इसको कार्ड समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने क्या किया कि ये सिफारिश की कि साहब, एक तो क्या किया कि 5 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, समिति ने, गौरव राव वेंकट समिति ने ये कहा। उसके अलावा नियमित चुनाव की सिफारिश इसने की थी, ठीक है ना। और जिला स्तर को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दूरी बनाया। अब देखो, जिला स्तर को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दूरी कौन कौन बना रहा है, एक तो GV राव समिति बना रही है, ठीक है ना। इसके अलावा कौन बना रहा है जिला स्तर के लिए, अपने बना रहा है अपने अशोक मेहता समिति भी बना रही है इसको, ठीक है ना। कौन बना रही है, अशोक मेहता समिति। देखो, GV राव ने भी कहा था कि साहब विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु जिला होना चाहिए, ठीक है ना। और अशोक मेहता समिति भी जिले को बता रही है, और ये भी जिले को बता रही है। जबकि बलवंत राव मेहता समिति पंचायत समिति, मतलब जो खंड स्तर है ना, उसको शक्तिशाली बनाने की सिफारिश करता है। तो GV राव समिति, इसने 4 स्तर बताए हैं, ठीक है ना। 4 स्तर कौन कौन से, राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। राज्य स्तर पे तो राज्य परिषद होगी, जिला स्तर पे जिला परिषद होगी, खंड स्तर पे पंचायत समिति होगी, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होगी। तो देखो, 4 स्तर की बात कर रहा है। तो राज्य स्तर पे क्या होगी, एक राज्य परिषद भी होगी, ठीक है ना। इसके अलावा जो उसने मेजर जो चीज़ बताई है ना, उसने कहा कि साहब जिला स्तर को लोकतांत्रिक करने की दूरी बनाई जाए, और यहाँ पर जिला विकास आयुक्त, ठीक है ना, DDC का नया पद सृजित किया जाए, ठीक है। नियमित चुनाव कराए जाएं और 5 वर्ष का कार्यकाल हो, ठीक है ना। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। देखो, मेजर चीज़ देखो इसमें, देखो GV राव समिति के अंदर मेजर चीज़ क्या है, एक तो ग्रास विदाउट रूट, पहली चीज़। दूसरा,
जिला स्तर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मुख्य आधार और जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन, ठीक है ना, नियमित चुनाव होने चाहिए। और इसके अलावा ग्रामीण विकास जो संस्थाएं हैं पंचायत में एसटी, ओबीसी, ठीक है, महिला आरक्षण और एससी आरक्षण की बात की गई है, ठीक है ना। एसटी, एससी, ओबीसी, महिला आरक्षण की बात की गई है किसके द्वारा? जीवीके राव समिति 1985 के द्वारा, ठीक है ना। बिना जड़ की घास, जिला विकास आयुक्त का पद, कार्ड समिति, ठीक है ना, और जिला स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दूरी, ये आप अच्छे से याद रखिएगा जीवीके राव समिति के अंदर, ठीक है। चलिए अब अपन इसके बाद पढ़ते हैं जीवीके राव समिति के बाद। इसके बाद आती है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ठीक है ना। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ये भी 3 स्तर की बात करता है। 1986 के अंदर इसका गठन किया गया था। राजीव गांधी सरकार के द्वारा लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर इस समिति का गठन किया गया, ठीक है ना। इस समिति का गठन किया गया काय के ऊपर? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, ठीक है ना। तो किसके लिए? लोकतंत्र और विकास के लिए। तो लोकतंत्र और विकास के लिए जो पंचायत राज संस्थाओं का पुनरुद्धार, इस विषय पर इस समिति का गठन किया गया। अब ये लक्ष्मीमल जो सिंघवी समिति है 1986 में बनी थी। और लक्ष्मीमल जो सिंघवी ये हैं, ये राजस्थान से, जोधपुर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इस समिति ने को क्या सिफारिशें दी है, ठीक है। ये कहती है कि साहब इस समिति ने सबसे प्रमुख रूप से पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देने की बात की गई। तो सबसे ज़्यादा पहले भी कही है, बलवंतराव मेहता समिति ने भी कहा था कि सिफारिश की थी कि भाई आप इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर के साथ, पूर्व जोर के साथ जो बात संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने की है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की है, ठीक है। इसके अलावा इस समिति ने एक सिफारिश ये की कि राजनीतिक दलों को पंचायत राज चुनाव से अलग रखने की सिफारिश की गई है। बहुत सही सिफारिश थी। अगर आज भी ये लागू कर दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो माहौल ख़राब होता है राजनीतिक दलीय राजनीति की वजह से, ये उसका निदान हो सकता है, ठीक है ना। तो लक्ष्मण सिंह ने क्या कहा? एक तो सब इसको जो पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया जाए, और राजनीतिक दलों को पंचायत राज चुनाव से अलग रखने की सिफारिश की। इसके अलावा गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायत स्थापित करने और पंचायतों के लिए नियमित और स्वतंत्र चुनाव करवाने पर जोर दिया गया। अब न्याय पंचायती गठन का अशोक मेहता समिति ने भी सिफारिश की थी, न्याय पंचायतें, ठीक है ना। अब इसके अलावा कौन और क्या सिफारिश थी? ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बनाया जाए, मतलब ग्राम सभा को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जाए। राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई, महिला आरक्षण की बात की इन्होंने, करारोपण की बात की गई है, ठीक है। तो ये तो सारी बातें पहले भी हो चुकी है, ठीक है ना। पर राज्य वित्त आयोग के गठन की बात किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की। ग्राम सभा को अत्यधिक मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ज़्यादातर तो ज़्यादा ग्राम सभा को महत्व दिया गया। ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा गया। राज्य वित्त आयोग की स्थापना में बल दिया गया और पंचायती मामलों के हल करने के लिए अभिकरण बनाने की, जो अधिकरण होता है ना, ठीक है ना, अधिकरण बनाने मतलब कोई ऐसी संस्था जो पंचायत संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके विवादों को सुलझा सके, ठीक है ना, उनके लिए बताया गया। और राजनीतिक दलों को इस चुनाव से मुक्त रखा गया ताकि नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके। महिला आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की गई, ठीक है ना। तो ये बात हो गई एल एम सिंघवी समिति के आधार पर, ठीक है। तो एल एम सिंघवी समिति 3 स्तर की बात करता है, ठीक है ना। और लोकतंत्र विकास के लिए ये समिति बनी गई थी, ठीक है ना। इस समिति को क्या कहते हैं? जिसे पंचायत राज पुनरुत्थान समिति भी कहा जाता है। तो पंचायत राज पुनरुद्धार समिति, सॉरी पुनरुत्थान नहीं, पंचायती राज पुनरुद्धार समिति से कहा जाता है। एल एम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को कहा जाता है। मेजर चीज़ें क्या क्या हो गई? सबसे मेजर चीज़ हो गई साहब, संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायत राज की संस्थाओं को, ठीक है। ग्राम सभा को अत्यधिक सशक्त बनाया जाए, राजनीतिक दलों को इन पंचायत चुनावों से अलग रखा जाए, न्याय पंचायतों का गठन किया जाए, एक ऐसा अधिकरण बनाया जाए जो कि पंचायत संस्थाओं के विवादों को सलटा सके। इसके बारे में ये बताया गया। नियमित चुनाव हो, 5 वर्ष का कार्यकाल हो, करारोपण की शक्ति, ये वगैरह वगैरह इसमें बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये लक्ष्मण सिंघवी समिति हो गया। उसके बाद आती है समिति पी के थुंगन और वी एन गाडगिल समिति, ठीक है ना। ये 1988 में बनाई गई थी, ठीक है। और रिपोर्ट आई थी 1989 के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है साहब, पी के थुंगन और वी एन गाडगिल समिति ने, ये कहते हैं इन दोनों समितियों ने पंचायत को सुदृढ़ करने के लिए अंतिम रूपरेखा तैयार की थी। पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करने की सिफारिश की। सभी स्तरों पंचायत सदस्यों का सीधा चुनाव कराने तथा महिला, SC ST के लिए आरक्षण की पुरजोर सिफारिश की थी इसने, ठीक है ना। ये ओबीसी आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। देखो इसने ये कहा है कि महिलाओं को SC और ST के लिए आरक्षण की पुरजोर सिफारिश कौन करता है? ये। और सभी स्तरों में पंचायत सदस्यों का चुनाव सीधा चुनाव होना चाहिए। वी एन गाडगिल समिति की रिपोर्ट ही भविष्य में 73वें संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य आधार बनी थी। पी के थुंगन और वी एन गाडगिल समिति, ठीक है। अब इन्होंने क्या सिफारिश की थी? पंचायत जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया जाए और पंचायती राज को संघ सूची में डाला जाए। ये भी इसमें मेजर ध्यान रखिएगा,
ठीक है ना। ये भी 3 स्तर की बात करता है, लेकिन इनकी जो मेजर चीज़ है ना इसमें क्या करता है, ये देखो ये 3 पॉइंट है ना। एक तो जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया जाए, ठीक है ना, और पंचायत राज पंचायत राज संघ सूची का विषय माना जाए, और नियोजन व समन्वय समिति बनाने की सिफारिश की थी इन्होंने। एक समिति बनाई जाए, नियोजन व समन्वय समिति बनाई जाए जो जिलों के लिए जो जिला स्तर पे गठित की जाएगी नियोजन और समन्वय समिति, और वही क्या करेगी, विकासात्मक कार्य करेगी, योजना बनाएगी, प्लान बनाएगी जिले के विकास के लिए। तो नियोजन और समन्वय समिति बनाने की सिफारिश इन्होंने की है। सीमित न्यायिक अधिकार देने की बात की पंचायतों को, ठीक है, आप सीमित न्यायिक अधिकार पंचायतों को दो। संघ और जो पंचायती राज है ना उसको संघ सूची में डाला जाए, जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया जाए। पंचायती संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, इनको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सारी चीज़ें तो पहले भी हो गई थी, लेकिन मेजर जो चीज़ बताई उन्होंने ये बताया कि जिला परिषद को शक्तिशाली बनाया जाए और पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाया जाए, नियोजन व समन्वय समिति बनाने की सिफारिश की है इन्होंने, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। तो पीके थुंगन और वीएन गाडगिल समिति भी हो गई थी अपने, ठीक है, पीएन थुंगन और वीएन गाडगिल समिति, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पीके थुंगन और वीएन गाडगिल समिति, ठीक है, एलएम लक्ष्मण सिंघवी समिति। तो इनकी विशेषताएं ध्यान रखने सीख है, संवैधानिक दर्जा, न्याय पंचायतें और राजनीतिक दलों से चुनाव को अलग रखना, राज्य वित्त आयोग हो गया, महिला आरक्षण की बात हो गई, करारोपण और ग्राम सभा। तो मेजर चीज एलएम सिंघवी समिति की क्या हो गई, 3 स्तर होने चाहिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है, और राजनीतिक दलों से मुक्ति मिलनी चाहिए, ग्राम सभा को अत्यधिक सुगठित किया जाना चाहिए। जीवी के राव समिति, गौरव वेंकट कृष्ण राव समिति, ठीक है ना, एससी एसटी ओबीसी महिला आरक्षण की ये बात करता है, 4 स्तरीय पंचायत राज की ये बात करता है, ठीक है ना, और ये बिना जड़ की घास, ठीक है, ग्रास विदाउट रूट, ठीक है, नियमित चुनाव की सिफारिश करता है। जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त तो होना चाहिए, और इसको कार्य समिति भी कहा जाता है, और ये जिला स्तर को विकेंद्रीकरण की, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दूरी बनाने की बात करता है, ठीक है। एलएम सिंघवी नहीं करता है, ठीक है ना। पीके तुंगन और गाडगिल भी जिला परिषद को ही शक्तिशाली बनाने की बात करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अशोक मेहता समिति, द्विस्तरीय व्यवस्था, ठीक है, और ये 4 साल, इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए। न्याय पंचायतों का गठन की बात करता है, विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु जिला होना चाहिए, ठीक है ना, और राजनीतिक दलों को राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। देखो अशोक मेहता समिति तो राजनीतिक दलों की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए, जबकि जो हमारे क्या नाम है पीएल जो लक्ष्मण सिंघवी वो ये कहते हैं राजनीतिक दलों को क्या रखना चाहिए, चुनाव से दूर रखना चाहिए। ये दोनों अपोजिट बातें कर रहे हैं। ये भी 3 स्तर बताता है और ये 2 स्तर बताता है अशोक मेहता समिति, ठीक है ना। तो राजनीतिक दलों को सिफारिश बाकी करते हैं, 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। महिला ओबीसी और महिला आरक्षण की बात नहीं करता है, एससी एसटी को आरक्षण देने की बात करता है ना। कार्यकाल 4 वर्ष की बात करता है, न्याय पंचायत गठन की बात करता है, करारोपण की शक्ति होती है, विकेंद्रीकरण का पहला बिंदु जिला हो गया। बलवंतराव मेहता समिति कुछ नहीं है, मध्यम या खंड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश करता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, क्या नाम से पंचायत समिति को जो क्या कहते हैं सलाहकारी निकाय, और जिला परिषद को सलाहकारी, पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी या प्रशासनिक निकाय बनाने की सिफारिश करता है। इसके अलावा अन्य समितियां भी गठित की गई है, उनको एक बार मोटी मोटी नज़र से अपन देख लेते हैं, ठीक है। उन समितियों के अंदर देखो सबसे पहले K97 समिति आती है 1963 के अंदर, ये भी पंचायत राज वित्त से संबंध रखती है। इस पर हरिचंद्र माथुर समिति आती है, ठीक है। इसके बाद फिर सादिक अली समिति आती है 1964 के अंदर। फिर 1966 के अंदर जी रामचंद्र समिति आती है, ये कहीं पे आती है, पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों को जो प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र पर गठित समिति 1966। जैसे 1973 में गिरधरलाल व्यास समिति आती है, ग्राम सेवक वीडियो पद सर्जन और प्राप्त वित्तीय संसाधन की बात करती है। 1976 में दया चौबे समिति जो सामुदायिक विकास और पंचायती राज विकास पर गठित समिति है 1978 में दातेवाला समिति आती है। उसके बाद 1984 की हनुमंतराव समिति आती है। 1988 में पीके थंगुन हो गया और वीएन गाडगिल समिति होती है, ठीक है। इसके बाद अब जो समिति आती है वो वीएन गाडगिल समिति होती है, ठीक है ना। इसके बाद जो समिति आती है वो हरलाल सिंह खर्रा समिति आती है। 1996 में अरुण कुमार समिति होती है, ठीक है। और 1996 में अरुण कुमार समिति के बाद आती है 1999 के अंदर शिवचरण माथुर समिति आती है। उसके बाद 2 समितियाँ आती है 2000 से लेकर 2010 के भी। 2009 में कटारिया समिति, गुलाब चंद कटारिया अध्यक्ष होते हैं। इसके अंदर 5 विषय जो होते हैं ना, 5 विषय वो पंचायत राज को दे दिए जाते हैं, ठीक है। और इसके 2010 के अंदर VS व्यास समिति आती है, ठीक है। तो VS व्यास समिति हो गई। ये इनका कालक्रम होता है। 1960 के दशक में कौन कौन सी समितियां हैं, 1970 के दशक में कौन कौन सी समितियां हैं, ठीक है। और इन 1980 के दशक में कौन कौन सी समितियां, और हरलाल सिंह खर्रा समिति, ठीक है, अरुण कुमार समिति, शिवचरण माथुर समिति, कटारिया समिति, VS व्यास समिति, ये ट्रिक है, ठीक है। संतों के माथे पर सादिक ने राम रखा,
व्यास ने चौबे को दांत दिखाया। हनुमान तंगुन के गड्ढे में गाडगिल के साथ, और खर्रार से अरुण निकला, फिर शिवचरण आया और कटारे के बाद व्यास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। 63 में संतानम और माथुर, 64 में सादिक, 66 में राम, 73 में 73 में व्यास, 76 में चौबे, दयाराम चौबे, 78 में दांतेवाला, 84 में हनुमंतराव समिति, 88 में तुंगन और गाडगिल समिति, 90 में खर्रा, 96 में अरुण, 99 में 2000 में शिवचरण और 9 में कटारिया और 10 के अंदर व्यास। तो ये ट्रिक आप ध्यान रखिए, सुपर कोड है ये, फटाफट याद करने का, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये आपको याद हो गया होगा। इस पंचायत समिति से संबंधित समितियों का मैंने एक अलग वीडियो और बनाया हुआ है। इसके अलावा और भी कोई मेजर डाटा है उसको भी अपन देख लेते हैं ताकि भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब ये देखिए, देखो अपन क्या करते हैं, जब भी हमारे पंचायत राज संस्थाएं उनका ऐतिहासिक विकास देखते हैं। तो उस वैदिक काल में सभा समिति विदत नाम की संस्था थी। तो उस टाइम पे जो अथर्ववेद में है सभा समिति वैदिक काल के अंदर, अथर्ववेद में ग्रामीण नाम का एक अधिकारी मिलता है जो गांव का मुखिया होता है। बौद्ध काल में ग्राम के मुखिया को ग्राम योजक कहा जाता है। मौर्य काल में इसको ग्रामिक कहा जाता है। और चोल साम्राज्य जैसा साम्राज्य जिसके अंदर पहली बार पंचायती राज संस्थाओं जैसा सेटअप मिलता है पहली बार, उसको पंचायत को उर कहा जाता है चोल साम्राज्य में। मुगल काल के अंदर ग्राम के जो मुखिया को मुकदम या चौधरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मुगल काल में ही जो नगर का मुखिया होता है उसको कोतवाल कहा जाता है। अब स्वतंत्रता की इस बात की स्थिति देखते हैं। तो जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाता है तो पंचायती राज संस्थाओं को जो सबसे पहले जो संवैधानिक आधार दिया गया है वो हमारे नीति निर्देश तत्वों में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 40 के अंदर ग्राम पंचायत गठन की बात की गई है। अब हमारे पंचायती राज जो अध्यादेश लाया गया वो 1948 में लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, इन डेटों में से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है ना। बच्चे कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत देते हैं। देखो, अध्यादेश तो लाए, पंचायती राज अध्यादेश तो लाया गया 1948 में। पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई 1949 में। और पंचायती राज अधिनियम लाया गया 1953 में, जबकि लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1954 में लागू हुआ। तो पंचायती राज अध्यादेश 1948, विभाग का गठन पंचायती राज का 1949 के अंदर, ठीक है। विभाग का 9, अधिनियम लाया गया 1953 के अंदर 3, ठीक है, 1 जनवरी 1954 में लागू हुआ, ठीक है ना। और इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम लाया गया 1959 के अंदर, ठीक है। अब इसके अलावा एक संस्था बनाई गई विशिष्ट योजना संगठन 1971 के अंदर। फिर इस संस्था का नाम बदला गया विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग 1979 के अंदर, 79 के अंदर, ठीक है। तो विशिष्ट योजना संगठन 1971 में बना है। विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग 1979 के अंदर हुआ है। ग्रामीण विकास अब देखो, ग्रामीण विकास विभाग 1 अप्रैल 1999 में बना है। और वर्तमान में जो इसको हम जानते हैं वो बोलते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, ये वर्तमान में जानते हैं। तो देखो इसका विकास का क्रम कैसे चला है। विशिष्ट योजना संगठन, ठीक है, 1971। विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास 1979 1989। ग्रामीण विकास विभाग 1 अप्रैल 1999। और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज वर्तमान के अंदर ही चल रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन में आ जाता है आदमी, ठीक है ना। अध्यादेश कब लागू हुआ था, विभाग कब बना था, अधिनियम कब बना था, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, यहाँ तक तो अपन बात हो गई। इसके अलावा 1999 तक की बात हो गई, ठीक है ना। अब 74वां संविधान संशोधन 1992 में आता है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या क्या होता है ये भी बात करेंगे अपन, ठीक है। तो देखो, पंचायती राज जो व्यवस्था की शुरुआत होती है, ठीक है ना, तो वो अपने बलवंतराव मेहता समिति बनती है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समिति की सिफारिश को लागू करने के लिए पंचायती व्यवस्था की जो शुरुआत होती है नागौर के अंदर करते हैं 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। तो देखो, अब हमारे इंडिया के अंदर देखो 2 अक्टूबर 1959 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की अधिनियम की शुरुआत होती है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले कब कहाँ होती है, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर, ठीक है ना। तो 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में होगी। फिर 11 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर होगी, आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहले इन 2 राज्यों में होती है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 के अंदर और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 के अंदर, ठीक है। इसके बाद जो होती है 1960 के अंदर 3 जिलों के अंदर, 3 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट के अंदर होती है। एक तो तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु के अंदर 1960 के अंदर। फिर उसके बाद आती है अपने यहाँ कर्नाटका के अंदर। और फिर उसके बाद आता है असम के अंदर 1960 के अंदर। तो 3 है, एक तो हो गया कर्नाटका हो गया, एक अपना तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये कर्नाटका हो गया, ठीक है। इसके बाद तमिलनाडु हो गया और यहाँ पर असम हो गया। तो असम के अंदर बनता है 1960 के अंदर। 1962 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर बनती है। और 1963 के अंदर कहाँ बनती है, गुजरात में। और 1964 के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है। पंचायती राज जो अधिनियम है, ठीक है ना, ये लागू हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्थाओं का, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। ये तीन स्टेट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये 3 स्टेट ध्यान रखिएगा, 1962, 1963, फिर यहाँ से 1964, ठीक है।
अब इसके बाद देखो 73वां जो संविधान संशोधन होता है 1992 में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 1992 के अंदर। इसमें 16 अनुच्छेद थे, ठीक है। विधेयक कब लाया गया? 22 दिसंबर 1992 को तो लोकसभा के अंदर पारित होता है, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा के अंदर पारित होता है, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा इसको मंजूरी देते हैं, और 24 अप्रैल 1993 को ये क्या होता है, गजट में प्रकाशित होकर लागू हो जाता है। तो पंचायती राज अधिनियम 1992 कब लागू होता है? ठीक है, 24 अप्रैल 1992 को लागू होता है। कब होता है? 24 अप्रैल 1993, सॉरी ध्यान रखना 93 यहाँ पर, 24 अप्रैल 1993, यहाँ 92 है, यहाँ 92 है, यहाँ 93 में है, यहाँ 93 में है ना। अभी 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। अब राजस्थान में कब लागू होता है? ये 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान के अंदर लागू होता है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1995 में सबसे पहली बार चुनाव होते हैं, और राजस्थान पंचायती राज नियम इसके संदर्भ में, मतलब पंचायती राज अधिनियम 1994, ठीक है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 बनाया जाता है, जो 23 दिसंबर 1996 में लागू होते हैं। कब लागू होते हैं? 30 दिसंबर 1996 के अंदर, ठीक है। तो 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में, और 24 अप्रैल 1993 में पूरे देश में, ठीक है। अब जैसे ही अधिनियम बनता है ना, ये वाला अधिनियम, ठीक है ना, तो ये वाला जब अधिनियम बनता है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, तो पंचायती राज अधिनियम 1992, उसके हिसाब से सबसे पहले जो अधिनियम लाया जाता है, सबसे पहले कानून आता है वो कर्नाटक बनाता है, कर्नाटक इसको अपने राज्य में लागू करता है, और इस कानून के आधार से सबसे पहले जो चुनाव होते हैं वो एमपी के अंदर होते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। तो कर्नाटक को ध्यान रखिएगा, एमपी को ध्यान रखिएगा। अब अलग तथ्य और हैं, ठीक है ना। अलग तथ्य क्या हैं कि सब हमारे यहाँ पंचायती राज संस्थाएँ तो बन गई 1992 के बाद। 1992 के अंदर जब पंचायती राज अधिनियम लागू होता है, तो 23 अप्रैल 23 अप्रैल 1993 को लागू, 23 अप्रैल 23 अप्रैल को लागू होता है। ये हमारे 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इन राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू होता है। तो 24 अप्रैल 1993 जब हमारे पूरे देश में लागू होता है, तो होता क्या है कि हमारे खंड स्तर जो होता है, जो मध्यम स्तर होता है, पंचायत समिति स्तर होता है, उसका निर्माण किया जाता है। उस पर उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर खंड स्तर पर तो पंचायत समिति बोला जाता है, ठीक है। और राजस्थान गुजरात में खंड स्तर को तालुका बोला जाता है, ठीक है, तालुका पंचायत बोला जाता है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश को जनपद पंचायत बोला जाता है, ठीक है। और कर्नाटक के अंदर इसको अपन मंडल पंचायत बोला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आंध्रा के अंदर इसको मंडल प्रजा परिषद बोला जाएगा, ठीक है ना। और जो तमिलनाडु तो उसमें पंचायत संघ परिषद बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ प्रजा परिषद है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ संघ परिषद है तमिलनाडु में। तो परिषद से कन्फ्यूजन नहीं होना, 2 बार परिषद आ रहा है, लेकिन यहाँ तमिलनाडु में तो संघ है और प्रजा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की तो प्रजा है और तमिलनाडु में संघ बहुत मजबूत है। और मंडल कहाँ मिलेगा आपको? मंडल मिलेगा सब आपको कर्नाटका के अंदर। और जनपद कहाँ मिलेगा? जनपद मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत कहाँ मिलेगी आपको? उत्तर प्रदेश के अंदर। तालुका कहाँ मिलेगा? गुजरात के अंदर। पंचायत समिति उन्हें राजस्थान में मिलेगी। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए साहब, इसके बाद अपन अंग्रेजों के टाइम पे किस तरह से विकास हुआ नगरीय संस्थाओं का, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1688 के अंदर मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी। उस टाइम पे इंग्लैंड का राजा जेम्स द्वितीय था, और जो मद्रास नगर परिषद निगम था उसका महापौर नेथेनियल हिगिंसन था। और राजस्थान में प्रथम बार जो संस्था बनी थी वो माउंट आबू में बनी थी, ठीक है ना। प्रथम बार नगर परिषद बनी थी वो 1864 के अंदर बनी थी प्रथम, ठीक है, 1864 के अंदर। उसके बाद 1870 में लॉर्ड मेयो के द्वारा विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव लाया गया। लॉर्ड रिपन को लॉर्ड विकेंद्रीकरण का स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा ये लेके आए थे, ठीक है ना, 1974 के अंदर, 1874 के अंदर। कब लेके आए थे? 1874 के अंदर। इस प्रस्ताव के तहत जिला बोर्ड, ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों का गठन किया गया था, ठीक है। अब 1907 के अंदर होब हाउस के अध्यक्षता में रॉयल कमीशन का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट 1909 में आई थी। 1919 में मार्टिन जेम्सफोर्ड ने स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय की सूची में डाला था। 1935 के अंदर भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था उसके अंदर राज्य सूची के अंदर पंचायती राज ये स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया था। अब देखिए, ये 2-4 नाम अच्छे से याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन, ठीक है ना, लॉर्ड मेयो, नेथेनियल हिगिंसन, जेम्स द्वितीय, ठीक है ना, होब हाउस, मार्टिन जेम्सफोर्ड, भारतीय परिषद अधिनियम 1935। इनका नाम ध्यान से अच्छे से याद रखिए, और ये डेट अच्छे से याद रखिए 1864। और राजस्थान के अंदर माउंट आबू के अंदर जो बनी थी सबसे पहले, ठीक है ना, पंचायत समिति। अब देखो राजस्थान में क्या हुआ, हाँ, तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो बीकानेर था, बीकानेर के अंदर क्या हुआ था कि सबसे पहले 1928 के अंदर है ना ये अधिनियम लाया गया था,
ठीक है, पंचायती अधिनियम 1928 में लाया गया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो बीकानेर रियासत थी उसके अंदर ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया था। स्वतंत्रता से पहले की बात है। क्या बनाया गया था? ग्राम पंचायत अधिनियम। कौन सा अधिनियम बनाया गया था? ग्राम पंचायत अधिनियम। तो सबसे पहले तो बीकानेर में बनाया गया अधिनियम। ठीक है, ये सबसे पहले तो बीकानेर में बनाया गया था 1928 में। सबसे पहले बीकानेर के अंदर बनाया था ग्राम पंचायत अधिनियम 1928 के अंदर। उसके बाद फिर जयपुर में बनाया गया 1938 में। देखो यहाँ 28 है, यहाँ 1938 है। ठीक है ना, तो जयपुर में बीकानेर 1928 में, फिर जयपुर में 1938 में, फिर उसके उदयपुर में बनाया गया था 1940 में, फिर उसके बाद 1943 के अंदर सिरोही में, और फिर उसके बाद आता है अपने धौलपुर के अंदर भरतपुर में 1944 में, और फिर करौली में 1949 के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। 1928 बीकानेर, 1938 जयपुर, 1940 उदयपुर, 1943 सिरोही, 1944 भरतपुर, 1949 अपने करौली। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। देखो एक ये और एक ये। देखो यहाँ 28 है, यहाँ 38 है, और यहाँ 48 होना चाहिए, तो 49 हो गया। तो करौली में 49 हो गया, 38 अपने जयपुर में हो गया, और 28 हो गया अपने कहाँ पर? बीकानेर में। तो इस तरह से याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है ना, तो ये सब ये जो पुस्तक लिखी गई थी वो पंडित क्या महात्मा गांधी के द्वारा लिखाई गई थी। उन्होंने ग्राम स्वराज की संकल्पना इसी पुस्तक में दी थी, माई पिक्चर ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए लगभग ये सारा डाटा पूरा हो गया है। तो आप इनको, इस वीडियो को बार बार आप सुनिएगा। इसमें कुछ मेजर जो पंचायत समितियां हैं, ठीक है ना, पंचायत समिति के उत्थान के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई है उनके बारे में दिया गया है। ठीक है ना, बलवंतराव मेहता समिति। ठीक है ना, उसके बाद अपने अशोक मेहता समिति, बलवंतराव मेहता हो गया। ठीक है ना, देखिए बलवंतराव मेहता, फिर अशोक मेहता समिति, फिर गौरव वेंकट कृष्ण जीवी के राव समिति, फिर उसके बाद आ गया लक्ष्मीमल सिंह भी हो गया, फिर उसके बाद पी के थंगुंता वी एन गाड़गिल समिति हो गया। इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा जो समितियाँ गठित की गई उनको भी आप याद रखिएगा, उनका क्रम याद रखिएगा। और ये वीडियो आप बार बार 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे पंचायत राज जो स्थानीय निकाय हैं उनके अंदर जो अनुच्छेद हैं 243 से लेकर 243 ओ तक, उसको कैसे याद किया जाए। इसके अलावा फिर पी से लेके जेड ए तक है, उसको कैसे याद किया जाए, तो वो उनके अलग वीडियो बने हुए हैं। ठीक है ना, तो नगरीय स्थानीय निकाय के लिए अनुच्छेद, और पंचायत राज संस्थाओं के लिए अनुच्छेद, और इसके अलावा सहकारी समितियों के लिए अनुच्छेद, उनको किस तरह से याद किया जाए उसकी भी ट्रिक मैंने बना के दी हुई है। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए। और सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ ये है कि आप इसके नोट्स बनाइए अपने पास, 2-3 एक पन्ने के अंदर बन जाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, ताकि आप फटाक से उसका रिवीजन कर सकें, रिपीटली रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये मैंने कोशिश किया आपको बढ़िया से बढ़िया समझाने के लिए। कोशिश किए इस एक बार में ही आपको मैं 4 चीज़ें याद करवा दूँ। ठीक है ना, और आपके सुझाव आमंत्रित हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं और अच्छा कैसे वीडियोस को बना सकता हूँ, क्या कंटेंट मुझको और डालना चाहिए। ठीक है ना, तो धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको आप लाइक कीजिए, अपने परिवार के सदस्य या आपके जो कजन वगैरह हैं अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।